तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर मिल रही है सीकर से, जहां पर वकीलों का हंगामा नजर आया है। आपको बता दें कि वकील हंसराज के आत्मदाह के मामले को लेकर के कंडेला एसडीएम ऑफिस के बाहर वकील का शव लाया गया। मांगे मानने तक अंतिम संस्कार से इनकार किया गया है। वकीलों ने 5 मांगे अपनी रखी है। एसडीएम और थानाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी वकीलों की ओर से रखी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिविल अधिकारी सीबीआई के वो जांच करें। एसडीएम के कार्यकाल के मामलों की भी जांच की मांग की गई है, और साथ ही राजस्व मामलों की सुनवाई सिविल अधिकारी से करवाई जाए, ये मांग वकीलों की ओर से की गई है। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर की गई है। सीकर में वकीलों का ये प्रदर्शन है और हंगामा। एक वकील के आत्मदाह के बाद प्रदेश भर के वकील सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर के। राजधानी जयपुर में भी जहां प्रदर्शन चल रहा है, तो इसी बीच सीकर की तस्वीरें कॉमरेड अमराराम नजर आ रहे हैं। और जो सुसाइड नोट सामने आया था उसमें यह कहा गया था कि कॉमरेड अमराराम न्याय दिलाएंगे, और कॉमरेड अमराराम के नेतृत्व में यहां पर वकील जुटे हुए हैं। ये एम्बुलेंस है जिसमें शव रखा हुआ है, और अब शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। इसी को लेकर के वकीलों ने पड़ाव डाल दिया है, और लगातार वकीलों का हंगामा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि एक वकील के आत्मदाह के बाद लगातार प्रदर्शनों का दौर सीकर में वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वकील हंसराज के आत्मदाह का पूरा मामला, और यहां पर वकील हंसराज का शव लाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हुड्डा सीकर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी और अपडेट आपके पास है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो वकील का जो शव था उसको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर खंडेला लाया गया है, और जहाँ पर जो वकीलों का धरना चल रहा है, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर जो एम्बुलेंस में शव को रख दिया गया है। और ये घोषणा की गई है कि जब तक जो मांग है वो नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन भी जारी रहेगा, और तब तक जो वकील हंसराज का शव है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल काफी जो जनप्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं। पूर्व विधायक माकपा के जो अमराराम है वो पहुंचे हैं, पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर बाजिया है वो मौके पर मौजूद है। इसके साथ साथ तमाम पूरे जिले के जो अधिवक्ता है वो भी वहां खंडेला पहुंच चुके हैं। तो अभी फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की गई है, और जो वहां पर जो शव है वो रखा हुआ है। तो की वार्ता में क्या कुछ हल निकलता है। जी संदीप, क्या वकीलों के साथ साथ अब कॉमरेड और खुद अमराराम ने भी मोर्चा संभाल रखा है? जी बिल्कुल, देखिए खुद जिस वकील की कल आत्मदाह से मौत हुई थी, उन्होंने खुद ये कहा था कि अमराराम उसको जो है वो न्याय दिलाएंगे। अपने जो वीडियो था उसमें ये बात सामने आई थी। तो उसके बाद जो पूर्व विधायक अमराराम है वो खुद शव लेकर के साथ में यहाँ पर पहुंचे थे, और यहीं पर जो धरना स्थल है यहीं पर मौजूद है। और ये जो पूरी मांग यही है कि जो जितनी भी ये 5 सूत्री जो मांग पत्र रखा है, जिसमें प्रमुख मांगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएम और जो थानाधिकारी हैं उनको दोनों को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ मामले की सीबीआई जांच की जाए, और एसडीएम के कार्यकाल में जो भी मामले यहाँ पर चलाए गए हैं उनकी सिविल अधिकारी से जांच की जाए। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य की नौकरी की मांग भी की जा रही है। तो ये तमाम मांगे हैं। और बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल वकीलों का प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन सीकर में, और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के वकील शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीकर में वकील के आत्मदाह का ये मामला, जहां पर जयपुर में वकीलों का आंदोलन हुआ उग्र, और इस पूरे मामले को लेकर के ज्ञापन लेने आए एसडीएम साउथ को वकीलों ने वहां से खदेड़ दिया है। जान बचाकर उल्टे पांव दौड़े एसडीएम साउथ। और इसी बीच वकीलों की मांग है कि कलेक्टर खुद आए यहाँ पर। जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग पर वकील अड़े हुए हैं। सुबह से प्रदर्शन का दौर जारी, और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ठीक पुलिया के नीचे की तस्वीरें। ये जो रास्ता सीधा सिंधी कैंप की तरफ जाता है, और वहां से लगा करके जिला जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहां तक वकीलों ने इस पूरे रोड पर कब्जा जमाया हुआ है। सुबह से प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। खासा कोटे से आगे ठीक लगा करके सेशन कोर्ट तक
वकीलों का प्रदर्शन और यहाँ पर वकीलों की तरफ से सड़क पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन की मांग को लेकर के हंगामा भी हुआ है। एसडीएम यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे थे, उनको एसडीएम साउथ को यहाँ से वकीलों ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अभी स्थिति जैसे बनी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि वकीलों ने जितना जगह उनको मिल रही है उतनी जगह पे वो फैलते जा रहे हैं। कुछ देर पहले एक युवती से भी बदसलूकी की घटना यहाँ पे कारित हुई। एक राहगीर को भी वकीलों ने पीटा क्योंकि वो वीडियो बना रहा था घटना का, और मीडिया को भी जो है वो वीडियो बनाने से, फोटो खींचने से रोका जा रहा है। तो वकीलों का प्रदर्शन अब काफी उग्र होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है उनकी तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। अभी तक भी वकीलों को शांत करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया है, ना ही जो है इनको कोई इनके साथ किसी तरह की समझाइश की जा रही है। तो स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई है। लोग आने जाने वालों से बदसलूकी कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को परेशान भी यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान जो आम राहगीर है वो यहाँ पर हो गया। हालांकि पुलिस ने डाइवर्ट किया है पूरे माहौल को, पूरे वाहन चालकों को, लेकिन वकीलों ने पूरा सेशन कोर्ट के बाहर का जो रास्ता है, छाता कोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक पूरा जाम कर दिया है। वकीलों की मांग है कि जब तक एसडीएम को निलंबित नहीं किया जाता, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो भी राहगीर निकलने की कोशिश की जाती है, वकील उसको रोक लेते हैं, उसके साथ बदसलूकी भी हो रही है। हालांकि काफी वकील ऐसे हैं जो आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाना चाहते हैं, लेकिन काफी जो युवा अधिवक्ता है वो इस आंदोलन को जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर पहले जो एडीएम साउथ में आए थे। जी सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। गंगानगर डेयरी का प्रबंधक पवन कुमार ट्रैप किया गया है। 50,000 रुपए की घूस ले रहा था और इसी दौरान एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है। वाहनों को बिना टेंडर के चलाने की एवज में घूस की मांग की थी। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगानगर डेयरी का प्रबंधक पवन कुमार ट्रैप हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगानगर डेयरी का प्रबंधक है पवन कुमार, उसके ट्रैप होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो लगातार प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से जारी, और इसी बीच एक और आज कार्रवाई हुई है। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। गंगानगर डेयरी का प्रबंधक पवन कुमार, इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए की घूस ले रहा था और एसीबी ने ट्रैप करते हुए इसको गिरफ्तार किया। वाहनों को बिना टेंडर चलाने के लिए घूस ये मांग रहा था गंगानगर डेयरी में, और इसी दौरान ट्रैप हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की। दुग्ध सहकारी समिति लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध संचालक श्री पवन कुमार द्वारा परिवादी के चल रहे वाहनों की अवधि खत्म होने के बाद अवधि बढ़ाने व अवधि में चलाए गए वाहन की पैसों की डिमांड की गई, जिसको सत्यापन किया गया। सत्यापन में 50,000 रुपये देना तय हुआ। आज 50,000 रुपये देते हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू रामगढ़िया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, क्या अपडेट है? एसीबी ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। जी बिल्कुल, ये श्रीगंगानगर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ जो है हनुमानगढ़ जंक्शन में जो इसका मुख्य कार्यालय है, यहाँ पर सीकर एसीबी की जो टीम है उन्होंने कार्रवाई की है। सीकर एसीबी के उप अधीक्षक जाकिर अख्तर के नेतृत्व में जी। और ये जो डेयरी के एमडी हैं पीके गोयल, पवन कुमार गोयल, इनके खिलाफ ये शिकायत एसीबी सीकर में की गई थी कि जो वाहन चलते हैं डेयरी के अंदर, दूध सप्लाई के लिए जो वाहन लगाए गए हैं, तो 2 वाहनों को बिना टेंडर चलाए रखने के लिए और टेंडर अवधि जो उसको बढ़ाने की एवज में जो पीके गोयल 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर सीकर एसीबी की टीम ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित डेयरी कार्यालय में कार्रवाई की, और जो डेयरी एमडी है पवन कुमार गोयल, इनको रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मौके पर एसीबी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है, और एसीबी के जो उप अधीक्षक हैं जाकिर अख्तर, उनका ये कहना है कि जो डेयरी एमडी के हनुमानगढ़ जंक्शन में मकान है सिविल लाइंस में, उसकी भी तलाशी ली जाएगी, और वहां पर जो भी क्या कागजात या संपत्ति या नकदी क्या मिलती है उसकी कार्रवाई अभी शुरू की जाएगी। जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी सामने आ रखी है। बड़ी खबर इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी है, विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रखी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने 13 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है चंद्रकांता मेघवाल की। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त राज्यसभा चुनाव को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हो रही थी और सवाल इस बात को लेकर के उठाए जा रहे थे कि क्या मतदान से वंचित करने के लिए चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी होगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जिला कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसी बीच खबर है कि 13 जून तक कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? चंद्रकांता मेघवाल मामले को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जी, चंद्रकांता मेघवाल की वकील ने आज कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी। उन्होंने हवाला दिया था कि पुलिस अपनी मनमानी के माध्यम से जब जांच पहले ही पूरी हो गई तो क्यों नहीं इतने साल तक इन्होंने जो है नोटिस दिया, और नोटिस दिया तो एक 2 दिन का नोटिस दिया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो इनका तर्क था, जो वकील का विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से, उस तर्क के आधार पर कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो तलवार लटकी हुई थी विधायक और उनके पति की गिरफ्तारी पर, वो तलवार फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की ओर से उस विधायक को बहुत बड़ी राहत मिली है। 13 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस मामले में जो मूल पत्रावली थी उन पर सुनवाई के बाद ये रोक लगाई गई है। दोनों के तर्क वितर्क हुए, दोनों की ओर से बहस की गई और अपने अपने साक्ष्य जो रखे गए उसके कोर्ट में उनके बाद सुनवाई के बाद अब दोपहर बाद जब ये कोर्ट का अंतरिम जमानत अर्जी पर जो फैसला आया है वो विधायक के लिए राहत भरा फैसला कहा जा सकता है। और फिलहाल 13 जून तक इस मामले में गिरफ्तारी पे भी रोक लगाई है और इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि इस दौरान विधायक को पूछताछ के लिए थाने यदि अनुसंधान के लिए है वो बुलाया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 13 जून के पहले जो गिरफ्तारी पर जो तलवार लटकी हुई थी वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत फिलहाल कोर्ट ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल को दी है। उसके बाद में 13 जून को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हम तमाम जानकारी के लिए। तो चंद्रकांता मेघवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और केशवरायपाटन से बीजेपी विधायक, उनके मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर बहरहाल रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। कोर्ट ने 13 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से ये अहम फैसला, एक बड़ी राहत चंद्रकांता मेघवाल को यहां पर मिली है। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा में बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। भामाशाह मंडी के पास आधा दर्जन बदमाशों ने चाकुओं से युवक पर हमला बोला और युवक को घायल कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसका लाइव वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरीके से ताबड़तोड़ चाकूबाजी कर रहे हैं और इसके बाद फायरिंग भी की है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि युवक एक दुकान के पास खड़े होकर बातचीत कर रहा था। बदमाश वहां पर पहुंचे थे और चाकुओं से उस पर हमला बोल दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस मामले को लेकर के जांच कर रही है। कोटा में बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें बदमाशों ने पहले चाकू से हमला किया इस युवक पर, उसके बाद यहां पर फायर किया। अब अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। काम करता था। अब वो जैसे वहाँ बैठा हुआ था, 5-7 गुंडे आए, साइड में बुला के ले गए। हमने सोचा दोस्त होंगे, उसके पैर में गोली मार के जहाँ तक हम गए वहाँ तो वो सब भाग गए। फिर उसके बाद हम इसको उठा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया हमने। अब आगे चाकू ही मारे, 2 चाकू और 1 गोली का फायर करके गए पैर के अंदर। कितने लोग थे वो लोग? 7-8 लोग थे वो। किसी को पहचानते हैं? पहचानता वो दीपक वैष्णव, सबको पहचानता है। हम तो भाई सब जानते हैं, मंडी में काम करते हैं, हम तो भाई जानते हैं।
तो वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र की बजरिया पुलिस चौकी में एक युवक ने जहर खा लिया और युवक के जहर खाने के बाद पुलिस ने इसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। पास के एक जमादार ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक ने ससुराल वालों से परेशान होकर के जहर खाया। युवक की 6 साल पहले शादी हुई थी और बाद में ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। युवक और उसकी मां का ये कहना है कि ससुराल के लोग उसका मकान हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने उसके बड़े भाई को थाने में बंद कर दिया और इन सब से परेशान होकर के उसने ये कदम उठाया। पुलिस चौकी में युवक के जहर खाने की खबर है और पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस ने इसे अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ। मेरी कोई पुलिस वाला कोई चौकी थाने में मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो मैं परेशान होकर मैं रेल चौकी पर गया और फिर मैंने चूहे मारनी दवा जो थी वो खा ली और मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे क्या पुलिस वालों के सामने ही आपने चूहे मारने की दवा खाई थी? हाँ, चूहे मारने की दवा मैं पुलिस वालों के सामने ही खाई थी मैं। और वो देख रहे थे वो मुझे, और मुझे किसी ने नहीं रोका। यही परेशानी में खाया साहब, हमें परेशान कर रहे हैं। हमें घर में इनकी लड़की हमने घुसन नहीं दे रही हैं। मैंने जाके मारे, मेरा 4-5 महीना हुए मेरे आदमी को मरे। मैंने बच्चा भी बेदखल कर दिए। भैया तुम ये नहीं ले जाओ, मेरा तो जीवन जैसे कटेगा जैसे कट जाएगा। तो वहीं कोटा में 17 साल की कोचिंग छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गुजरात एसओजी के सहयोग से गिरफ्तार किया। गुजरात से इसे गिरफ्तार करके पुलिस कोटा लेकर के आ गई। आपको बता दें कि आरोपी और छात्रा की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और इसके बाद युवक गुजरात से कोटा आया और उसे अपने साथ जंगल ले गया, जहां किसी बात को लेकर के उसकी छात्रा से बहस हुई। गुस्सा युवक ने छात्रा की पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी। छात्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली थी और कोटा रह करके नीट की तैयारी कर रही थी। तो वहीं हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की बेहद जरूरत है। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो बातें कौन सी हैं। जब बात होती है आपके सपनों के घर के लेआउट की, तब ध्यान में रखना जरूरी होता है कि आपके घर की हर जगह और हर कोना उचित अनुपात और आकार का होना चाहिए। तभी आपका घर बनेगा न केवल सुंदर, पर रहने के लिए उपयुक्त भी। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नजर डालते हैं क्रिप्टो करेंसी की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। ज़ेड-पे न्यूज़ 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहली बार स्टेबल कॉइन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल पारित किया और इसके जरिए कौन उन्हें जारी करने में सक्षम है और वे मौजूदा टेंडर से कैसे जुड़े हैं, ये रेगुलेट कर दिया गया है। स्टेबल कॉइन्स एक यूनिक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू सीधे किसी आउटसाइड एसेट जैसे लीगल टेंडर या कमोडिटीज से जुड़ी होती है ताकि बाजार में अधिक स्थिरता पैदा हो सके। स्टेबल कॉइन्स ने हाल ही में पॉपुलैरिटी हासिल की है और इसकी वजह यह है कि दूसरे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कभी बहुत ऊपर जाती है तो कभी बहुत नीचे। ऐसे में निवेशक सुरक्षित क्रिप्टो निवेश की तलाश में हैं। हालांकि पॉपुलर स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी के कोलैप्स होने से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। इस जापानीज बिल से उम्मीद की जा रही है कि ये टेरा यूएसडी क्रैश के रूट काउज को एड्रेस करने के साथ साथ स्टेबल कॉइन को परिभाषित करने के निवेशकों की रक्षा करेगा। बिल ये सुनिश्चित करता है कि ये किस टेंडर से लिंक होगा,
कैसे लिंक होगा और लाइसेंस्ड एजेंट्स के अलावा किसी को भी इसे जारी करने से रोका जा सके। हालांकि ये बिल मौजूदा एसेट्स बैक्ड या एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स को कवर नहीं करता, जिसका मतलब है कि फिलहाल बाजार में मौजूदा सभी स्टेबल कॉइन्स को नए नियमों से बाहर रखा गया है। इस विधेयक के पारित होने के साथ जापान स्टेबल कॉइन रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क को पेश करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। एनएफटीज का विरोध करने वाले कैन्ये वेस्ट अब इसमें दिखा रहे हैं दिलचस्पी। रैपर और डिजाइनर कैन्ये वेस्ट अपना एनएफटी ला सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने एनएफटी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब लग रहा है कि एनएफटी को लेकर उनका रुख नर्म हुआ है। दरअसल वेस्ट ने अपने अल्टर ईगो येजूस के लिए 17 नए ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। वेस्ट, जिन्होंने लीगली अपना नाम अब ये रख लिया है, उन्होंने दी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी कि यूएसपीटीओ से ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंजिबल एसेट्स, करेंसीज एंड टोकन्स और ऑनलाइन रिटेल स्टोर सर्विस फीचरिंग डिजिटल आर्ट के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि वेस्ट येजूस ब्रांडेड अम्यूजमेंट पार्क लॉन्च कर सकते हैं। वेस्ट ने एनएफटी प्रोजेक्ट्स में अपनी उदासीनता की बात एक इंस्टा पोस्ट के जरिए 1 फरवरी को जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। इस पोस्ट से लगता था कि रैपर रियल वर्ल्ड में रियल प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन लगता है कि अब उनका इरादा बदल गया है। जैसे जैसे सेलिब्रिटी एनएफटी प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे, वैसे वैसे फेमस पर्सनालिटीज ट्रेडमार्क फिलिंग के साथ इस सेक्टर में अपनी जगह बना रहे हैं। तो क्रिप्टो के समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो इतिहास दोहरा देंगे फिर से? निश्चित रूप से क्यों नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस तो टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, अलग अलग खेमे बटे हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिलेगा। आंकड़े की नजर से देखें तो कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोट की जरूरत है, जबकि पार्टी 126 विधायक साथ होने का दावा कर रही है। कांग्रेस के पास अगर 121 वोट भी होते हैं तो भी पार्टी 3 सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी को 41 और बाकी दोनों को 40-40 वोट भी मिले तो पार्टी की 3 सीटें पक्की हो सकती हैं। हालांकि इस गणित से दूसरी वरीयता के वोट का गणित गड़बड़ा सकता है, इसीलिए पार्टी तीनों प्रत्याशियों को कम से कम 41-41 वोट दिलवाकर जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। और हमें इस बात का गर्व है कि पहले भी जब क्राइसिस आया था तब भी एकजुट रहे थे, जबकि लोग लालच कितने दिए गए थे, मैं बार बार क्या बोलूं। तो जब वो जो सरकार बचाने में जब साथ थे और कोई लोग लालच में आए नहीं, जबकि करोड़ों में बात हो रही थी, तो ये तो चुनाव हमारे राज्यसभा के चुनाव है, तो वो कैसे उम्मीद करते थे कि ये हम लोग इनको तोड़ लेंगे।
कांग्रेस हालांकि अभी तक नाराज विधायकों को साधने में कामयाब रही है, लेकिन उलटफेर की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। कांग्रेस की निर्वाचन आयोग में शिकायत के आधार पर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अब भी कांग्रेस के साथ नहीं आए हैं। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधायकों को जारी व्हिप से भी कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। बीटीपी के अध्यक्ष ने विधायकों को राजस्थान चुनाव से दूर रहने को कहा है। वोटिंग में भाग नहीं लेने